हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतःप्रत्यवी जालिका। इसका पार्ट 1 जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करें, जिसमें हम मेनली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के फंक्शंस को डिस्कस करें। पार्ट 1 अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसके अंदर हमने एंडोप्लाज्म की हिस्ट्री, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो आप वहां से देख सकते हो। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अंतःप्रत्यवी जालिका के कार्य। हम जानते हैं कि अंतःप्रत्यवी जालिका जो होती है या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है, उसके वो दो टाइप की होती है। एक होती है RER और एक होती है SER। अगर मैं बात करूं कि RER जो होती है उसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। वहीं अगर हम बात करें SER तो इसकी सरफेस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, अतः ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन, कोशिका से पोषक पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि किसी चीज़ का आयनों का ट्रांसफर भी करवा देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में वो स्थित होती है, इसलिए ये आयनों का ट्रांसफर अच्छे से करवा सकती है। और कुछ प्रोटीन्स का निर्माण करती है, लिपिड्स का निर्माण करती है, हार्मोन्स का निर्माण करती है, एंजाइम्स बनवाती है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा कार्य है यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट। ये कोशिका को यांत्रिक सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। इसके बाद ग्लाइकोजन उपापचय, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। लिपिड संश्लेषण, लिपिड सिंथेसिस का काम करती है। स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, मैंने बोला था कि हार्मोन्स का भी ये सिंथेसिस कर लेती है, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन का भी संश्लेषण करती है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। ये सारे माइक्रोबॉडीज का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। परिसंचरण एवं विनिमय, सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज में मदद करती है। अभी बोला है कि ये आयन एक्सचेंज में हेल्प करती है, चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। झिल्ली प्रवाह, मेम्ब्रेन फ्लो का भी कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। आयनिक प्रवणता, आयनिक ग्रेडियंट का काम करती है। एटीपी संश्लेषण, एटीपी सिंथेसिस का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। उसके अलावा ये क्या कर सकती है, इम्पल्स को जनरेट कर सकती है। तो उद्दीपन संचरण, इम्पल्स प्रोपोगेशन का काम करती है। एंजाइम क्रियाविधि, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का निर्माण होता है तो उनकी जो एक्टिविटीज जो होती है उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर सकती है। प्रोटीन्स बनाने के बाद उनका जो आइसोलेशन भी है वो भी किया जा सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो प्रोटीन का पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। लिपोप्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या सिंथेसिस करती है। बात करते हैं अन्वोच्य पदार्थों से सूचनाओं का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल। ये अनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्ट भी करवाने में हेल्प करते हैं। चलिए हम डिटेल में एक एक फंक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। हमें पता है कि एंडोप्लाज्म में जो रेटिकुलम होती है उसका एक टाइप होता है RER है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और इन्हीं राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है, ये किस तरह से प्रोटीन का संश्लेषण करवा सकती है। तो क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं उनके पास क्या होता है, 15 से 30 एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। सिंगल पेप्टाइड देखने को मिलती है। ये जो सिंगल पेप्टाइड है वो आगे जाकर क्या करती है, ये अमीनो एसिड जैसे कि
जैसे कि ये अमीनो एसिड से 20 से 30 ये जुड़कर क्या बना लेंगे, एक सिंगल पेप्टाइड बना लेंगे, जो आगे जाके किसमें निर्माण हो जाएगी, प्रोटीन के अंदर निर्मित हो जाएगी। इस तरह से राइबोसोम जो होता है 15 से 30 जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कितने 15 से 30 अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक सिंगल पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं, तो यहाँ से उसका संश्लेषण हो जाता है प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंगल पेप्टिडेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि राइबोसोम के द्वारा बना हुआ जो सिंगल पेप्टाइड होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। 15 से 30 एमिनो एसिड युक्त सिंगल पेप्टाइड का संश्लेषण स्वतंत्र राइबोसोम के द्वारा होता है। ये स्वतंत्र राइबोसोम अंतःप्रदेवी जालिका के साथ संबंधित होते हैं। इस प्रकार अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस हेतु स्वतंत्र सतह प्रदान करती है। अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल पेप्टिडेज एंजाइम उपस्थित होता है, जो राइबोसोम से सिंगल पेप्टाइड को पृथक करता है। यह पेप्टाइड अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गुहा में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं कि ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे करता है कोशिका के अंदर, क्योंकि ये हमने देखा है कि ये न्यूक्लियस से और उसके बाहर ये क्या बच जाता है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। और ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका की, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से फैली होती है, जो कि एक कोलाइडल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार ये पूरी की पूरी सेल्स को क्या करती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है। यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल सपोर्ट। अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संपूर्ण कोशिका द्वय साइटोप्लाज्म में एक जाल के रूप में फैली रहती है तथा कोशिका को कोलाइडी तंत्र, कोलाइडल सिस्टम को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। फिर बात करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से हेल्प करती है, इसके पास होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये एंजाइम जो होता है मेनली क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जो कि इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। उसके अलावा भी अगर बात करें, इसके अंदर एक UDPG ट्रांसफरेंस एंजाइम देखने को मिलता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लाइकोजन ट्रांसफरेंस एंजाइम, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दोनों ही एंजाइम होते हैं। ग्लाइकोजन को अगर हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसका एंजाइम भी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी देखने को मिलता है। और अगर हमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना है, उसके लिए जो एंजाइम हमें चाहिए, UDPG ट्रांसफरेंस एंजाइम, वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इस तरह से ये ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अपने इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो निभाता है। ग्लाइकोजन उपापचय, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अंतःप्रदेवी जालिका में ग्लूकोज फॉस्फेट एंजाइम उपस्थित होता है। यह एंजाइम ग्लाइकोजन के विखंडन से संबंधित होता है। इसमें UDPG ग्लाइकोजन ट्रांसफरेट एंजाइम, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लाइकोजन ट्रांसफरेट एंजाइम पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन के संश्लेषण, ग्लाइकोजन सिंथेसिस से संबंधित होता है। अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित ग्लाइकोजन इसमें ही संग्रहित रहता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ग्लाइकोजन बन जाएगा, वो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा, वो AER के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। बने हुए ग्लाइकोजन का स्टोर भी हम कहाँ करेंगे, ER के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं कि लिपिड का सिंथेसिस। हमें पता है कि जो लिपिड का सिंथेसिस होता है वो मेनली किसके द्वारा होता है, ACR के द्वारा होता है। ये बात किसने बताई थी, दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो थे स्टेन और एक थे स्टेन। स्टेन एंड सैन नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1967 के अंदर बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद 1970 के अंदर एक और साइंटिस्ट है, क्लाउड क्लाउड नामक साइंटिस्ट के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि ACR जो होता है वो जाकर वो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करती है, और RER जो होती है वो फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण करती है, उसका सिंथेसिस करती है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही प्रकार के लिपिड की सिंथेसिस हो जाती है।
स्टेन एवं स्टेन 1967 या 1967 में आए थे के अनुसार अंतः प्रदेश जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होता है। क्लाउड 1970 के अनुसार एसीआर में ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होता है जबकि आरईआर में फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण होता है। इसमें संश्लेषित लिपिड सिंथेसाइज्ड लिपिड जो होते हैं इसमें ही संग्रहित होते हैं और जो भी लिपिड बन गया वो भी इसी में स्टोर होगा, जो भी प्रोटीन बन जाएगी वो भी इसी में स्टोर हो जाएगी और जो भी ग्लाइकोजन बनेंगे वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। जो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी उसका जो स्टोरेज होगा उसको जो संग्रहित करना होगा वो भी कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होगा। देन बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। हमने बात की थी कि ये कुछ हार्मोन का संश्लेषण भी करते हैं। तो हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन कौन सा आता है, स्टेरॉयड। स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कैसे करता है, ऐसा क्या है इसके पास कि ये स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसके लिए इनके पास सब प्रिकर्सर देखने को मिलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन के। एक तो होता है स्क्वेलिन और एक होता है लेनोस्टिरोल। ये दोनों ही इन दोनों से ही क्या बनाया जा सकता है, स्टीरॉयड हार्मोन बनाए जा सकते हैं। तो ये इन दोनों ही प्रिकर्सर्स, एक तो है स्क्वेलिन और एक दूसरा है लेनोस्टिरोल, ये दोनों ही किसके अंदर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। जिससे कि आगे जाकर क्या बन जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण हो जाता है। हम बात करें जैसे कि ओवरी के अंदर है, टेस्टिस के अंदर है और एड्रेनलिन कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर जो एसीआर पाई जाती है, उनकी कोशिका में जो एसीआर पाई जाती है वो किसका सिंथेसिस कर लेती है, स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कर लेती है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन की पूर्ववर्ती जैसे स्क्वालिन एवं लेनोस्टिरोल अंतःप्रदेवी जालिका में पाए जाते हैं जो स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। वृषण, अंडाशय एवं एड्रेनल कॉर्टेक्स में एसीआर स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होती है। अब बात करते हैं डिटोफिकेशन। डिटोफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि डिटोफिकेशन में कौन मदद करता है तो एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटोफिकेशन में रिलेटेड होता है। कैसे करता है डिटोफिकेशन, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम का सिस्टम पाया जाता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एस ई आर है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिनो बार्बिटोल को प्रवेश करवाएंगे, उसको एंटर करवा देते हैं। जिससे क्या होगा कि इसको उदासीन करने वाले जो एंजाइम्स होंगे एसीआर के अंदर वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और वो एक्टिव हो गए तो क्या हो जाएगा, इसका डिटॉक्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए नोट्स में बढ़ते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, एसीआर में डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित एंजाइम सिस्टम उपस्थित होता है। यदि एसीआर में फिनोबार्बिटोल को प्रवेश कराया जाता है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है फिनोल बार्बिटोल का, तो इसको प्रवेश करवाया जाता है तो इसको उदासीन करने वाले एंजाइम अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही ये एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे तो फिनोल बार्बिटोल को जो कोशिका है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर उन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है जो हमें सेल्स के अंदर नहीं चाहिए होते। फिर बात करते हैं कि सूक्ष्म पिंडों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो होते हैं उसका फॉर्मेशन करवा देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। किस तरह से होता है, पहले तो बता दें कि माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं। तो माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन घनत्व से भरी हुई छोटी छोटी संरचनाएं होती है, माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर होती है वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट होती है। इन्हीं का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, इन्हीं का फॉर्मेशन करा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, माइक्रोबॉडीज कहलाती है। अब जैसे कि हमने पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसके तीन भाग होते हैं। एक तो होता है सिस्टर्नी, एक होते हैं ट्यूबल्स और एक होते हैं वेसिकल। जो सिस्टर्नी होती है उसके से द्वारा क्या बनाए जाते हैं, माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। माइक्रोबॉडीज में
जो माइक्रोबॉडीज होती है उसके अंदर कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं? एक तो पेरोक्सिडेज हो सकते हैं, कैटालेज हो सकते हैं, डी एमिनेज होते हैं, ऑक्सीडेज, डी एमिनेज ऑक्सीडेज हो सकते हैं। ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सिडेज, कैटालाइज और एमिनो डी ऑक्सी एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म पिंडों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। इलेक्ट्रॉन घनत्व पदार्थों से भरी हुई सूक्ष्म संरचनाएं अंतर्प्रद्रवी जालिका के भीतर उपस्थित होती हैं। इन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं। यह माना जाता है कि इनका निर्माण स्तनी की प्रसरण से होता है। इन सूक्ष्म पिंडों में पेरोक्सिडेज, कैटालेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है किस तरह से सर्कुलेशन करती है और किस तरह से एक्सचेंज करती है, इसको सबसे पहले बताने वाले थे 1959 के अंदर वाटसन। वाटसन ने बताया कि ये जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो कोशिका द्रव्य में जितने भी छिद्रों का विनिमय हो रहा है, कोशिका द्रव्य से जितने भी पदार्थों का विनिमय हो रहा है वो कहाँ से होगा? न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर पाए जाने वाले न्यूक्लियर पोर से होगा। तो ये बात इन्होंने बताई थी। तो इनका संबंध कहीं ना कहीं से किससे होता है? अगर यहाँ से कोई चीज बाहर निकल रही है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगी। और अगर कोई चीज कोई भी आयन है, कोई भी किसी भी पदार्थ का विनिमय हो रहा है, कोई भी मैटर है, तो वो कैसे आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आकर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार देखने को मिलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बीच का एक मीडिएटर के रूप में काम आती है, जो कि कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के बीच में विनिमय करवाने का काम करती है या एक्सचेंज करवाती है पदार्थों का, और उसके बीच में एक तरह का सर्कुलेशन करवा देती है। वाटसन के अनुसार केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में होने वाले विनिमय केंद्रक छिद्रों न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। ये अंतर्प्रद्रवी जालिका से या से संबंधित होते हैं। इस प्रकार अंतर्प्रद्रवी जालिका केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के मध्य होने वाले विनिमय एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी होती है। जो भी एक्सचेंज होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कैसे पाई जाती है? मीडिएटर के रूप में स्थित होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह द्वारा सिस्टमी की गुहा में विनिमय होता है। यह विनिमय विस्तरण अथवा सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, मतलब एटीपी का खर्चा करके ही किया जाता है। जैसे कि कोई भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसे होता है? एक एटीपी का खर्चा करोगे तब जाके आप किसी अणु को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। और जो एटीपी होगा वो एडीपी प्लस फॉस्फेट के अंदर टूट जाएगा। अब बात करते हैं झिल्ली प्रवाह, मेम्ब्रेन फ्लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है एक तरह से प्रवाह देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन फ्लो देखने को मिलता है। किस चीज का? जैसे कि अपने पास ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटीन्स और आरएनए है, उनका फ्लो देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, क्योंकि ईआर क्या होता है? इनके बीच में पाई जाती है। जैसे न्यूक्लियस के पास से जुड़ी हुई सटी हुई रहती है और कोशिका द्रव्य में होती है, तो इसका विनिमय करवा सकते हैं ये प्रोटीन और आरएनए का। तो इस तरह से आरएनए और प्रोटीन का जो फ्लो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, जिसके कई अलग अलग पाथवे होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से झिल्ली में होने वाले प्रवाह का नियमन होता है। केंद्रक से प्रोटीन तथा आरएनए अणु निम्न पथ द्वारा प्रवाहित होते हैं। कुछ ऐसे पथ है, कुछ ऐसे पाथवे जिसके द्वारा प्रवाहित होते हैं। जैसे कि बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सबसे पहले कहाँ जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन और आरएनए जाएंगे। हमारे पास क्या है? प्रोटीन प्लस क्या है? आरएनए। ये जो है सबसे पहले न्यूक्लियस से कहाँ निकलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कहाँ पहुंचेंगे? न्यूक्लियर पोर में। न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के अंदर आएंगे। गोल्जी बॉडी से सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब ये जो प्रोटीन प्लस आरएनए थे वो कहाँ आ गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, कोशिका से बाहर आ गए। न्यूक्लियस में थे, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पहुंचे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? पोर से न्यूक्लियर पोर, उनसे होते हुए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहुंचे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो किसमें गए? गोल्जी। और गोल्जी जो होती है वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती है, और वेसिकल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही वो फ्यूज होगी तो एक्सोसाइटोसिस होगी और प्रोटीन या फिर आरएनए जो है वो कहाँ आ जाएंगे? कोशिका के बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पूरे पाथवे के द्वारा
किस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्रोटीन और आरएनए जो है उसका प्रभाव करवाती है। हम बात करते हैं आयनिक ग्रेडियंट। आयनिक ग्रेडियंट हमें पता है कि जो मसल्स है, जो मसल्स सेल है, जो हमारी मसल सेल है, उस सेल के अंदर ईआर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, वो कैल्शियम 2 प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको नियंत्रित करती है। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम 2 प्लस जो आयन होता है वो स्टोर होके रहता है। और ये सारा कैल्शियम 2 प्लस आयन का काम क्या है, मसल कॉन्सेंट्रेशन करता है। जैसे ही मसल कंस्ट्रक्शन होता है तब ये जो कैल्शियम 2 प्लस आयन जो है यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल जाता है। आयनिक प्रवणता, आयनिक ग्रेडियंट मसल सेल में पाई जाने वाली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम 2 प्लस की सांद्रता का नियमन करती है। इसमें कैल्शियम 2 प्लस संग्रहित भी रहते हैं जो पेशी संकुचन मसल कंसंट्रेशन के समय निर्मुक्त होते हैं। फिर बात करते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस की बात करूं तो हमें पता है कि जो सेल है और सेल के अंदर क्या पाई जाएगी, ईआर पाई जाएगी, अंदर पृथ्वी जालिका, और उसके ऊपर अंदर पृथ्वी जालिका के ऊपर एटीपी के सिंथेसिस के प्लेस पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं। इसलिए एटीपी का सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो जाता है। ये एटीपी जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एटीपी जो होती है उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इस एटीपी का यूज़ हम इंट्रासेल्युलर इंटरेक्शन व जो भी हमारे पास आयंस है, मैटर है, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऊर्जा के रूप में हम इस एटीपी का यूज़ करते हैं। एटीपी सिंथेसिस कोशिका में अंतर्वृद्धि जालिका एटीपी का संश्लेषण स्थल होती है। इस एटीपी को विभिन्न अंतराकोशिकीय क्रियाओं, इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन एवं पदार्थों की परिवहन ट्रांसपोर्ट हेतु ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग में लिया जाता है। फिर बात करते हैं उद्दीपन संचरण, इम्पल्स प्रोपगेशन। इम्पल्स प्रोपगेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट, क्या नाम था इनका, पोर्टर, जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला और कोशिका के अंदर देखा, इन्होंने 1956 के अंदर ये देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर आयनिक ग्रेडियंट देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखने को मिलता है। फिर इन्होंने आगे जब रिसर्च की तो इन्हें पता चला कि जो स्ट्रेट मसल सेल्स है में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कि एक तरह की क्या है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो होते हैं वो स्टिमुलस जो होते हैं उसका ट्रांसमिशन करवाते हैं, मतलब उसका संचरण करवाती है। अभी हमने देखा था कि कैल्शियम 2 प्लस जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है और ये जो आयंस होता है इनका संचरण, जैसे मसल कॉन्स्ट्रक्शन होता है वैसे ही क्या होता है, ये जो आयन होते हैं वो निर्मुक्त हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं कैल्शियम 2 आयंस। तो इस तरह से इनका जो इम्पल्स इनके अंदर जो जनरेट हो रही है वो भी, उसका भी नियमन कौन करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। और ये बात कहने वाले कौन थे, पोर्टर नामक साइंटिस्ट थे और उन्होंने तब की थी 1956 के अंदर हमें ये बताया था। उद्दीपन संचरण, इम्पल्स प्रोपगेशन की बात करें तो पोर्टर 1956 में अंतःप्रदेवी जालिका में आयनिक प्रवणता, आयनिक ग्रेडियंट एवं विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उपस्थिति का वर्णन किया। इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा और फिर इसके अंदर आयनिक ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया। रेखित पेशी कोशिकाओं, स्ट्रेट मसल सेल्स में पाई जाने वाली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलस ट्रांसमिशन का कार्य करती है। यह जालिका सार्कोलेमा से पेशी तंतु मसल्स फाइबर की गहराई तक उद्दीपन का संचरण करती है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके जो बाहर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, और यहाँ पे पेशी फाइबर पाए जाते हैं, इनके बीच में क्या करती है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो करती है। इसके अलावा ये जो हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना पाई जाती है और उसके जो पिगमेंटेड सेल जो होते हैं उसके अंदर भी पाई जाती है और फोटो रिसेप्टर का रूप में कार्य करती है। यह रेटिना की पिगमेंट सेल्स में पाई जाने वाली झलिका प्रकाशमयी फोटो रिसेप्टर का कार्य करती है। फिर बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटीज, किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं। तो एंजाइम एक्टिविटीज से मेनली कौन जुड़ी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये तीन चीज़ों के, जैसे कि स्टीरोइड हार्मोन जो है, स्टीरोइड के
फोस्फोलिपिड और हार्मोन की मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इसी के द्वारा क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी देखी जाती है। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी सतह को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, इस झिल्ली से जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इसकी सतह बड़ी होती है तो उपापचयी क्रिया जो भी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर सक्रिय रूप से भाग ले लेते हैं। ज्यादातर मेटाबॉलिज्म ये होता है तो एंजाइम एक्टिव भी यही होंगे और उनकी एक्टिविटीज भी हमें यही देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं एंजाइम क्रियाविधि, एंजाइम एक्टिविटीज की। तो स्टेरॉइड, फोस्फोलिपिड एवं हार्मोन के उपापचय से संबंधित एंजाइम एसीआर में उपस्थित होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके अंदर स्टेरॉइड, फोस्फोलिपिड और हार्मोन से के जो रिलेटेड मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस जालिका की आंतरिक सतह विभिन्न उपापचयी क्रियाओं हेतु बढ़ी हुई सतह प्रदान करती है। झिल्ली से संबंधित एंजाइम उपापचयी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस जो सतह है, इनर मेम्ब्रेन की जो सतह है, इस इनर मेम्ब्रेन की सतह से एंजाइम जुड़े होते हैं और वो जो होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, प्रोटीन का आइसोलेशन किस तरह से करते हैं। हमें पता है कि जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर कई कई हजार प्रोटीन जो होते हैं संश्लेषित हो जाते हैं, प्रोटीन का संश्लेषित किया जाता है। फिर इन प्रोटीन अणुओं को कोशिका से बाहर निकाला जाता है, कोशिका से बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि ये बीच में पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, तो ये यहाँ से होकर ट्रांसफर करवाने में मदद करती है। प्रोटीन को फिल करके कार्गो पार्टिकल बनाती है और जो आगे जाके गोल्जी बॉडी से फ्यूज होते हैं, और गोल्जी बॉडी जो होती है वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन प्रोटीन अणुओं को बाहर निकाला जाता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। पृथक प्रोटीन का पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन। कोशिका में हजारों प्रकार के प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। ये प्रोटीन के अणु कोशिका से बाहर निर्यात हो सकते हैं, कोशिका के विभिन्न अंगों को मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में समावित हो सकते हैं अथवा कोशिका झिल्ली के साथ संयुक्त हो सकते हैं। इन प्रोटीन अणुओं का पृथक्करण अंतःप्राद्युत जालिका से होता है। अब बात करते हैं लिपो प्रोटीन का सिंथेसिस। लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन। हमें पता है कि SER जो होती है वो लिपिड का संश्लेषण करवाती है और RER जो होती है वो किसका संश्लेषण करवाती है, प्रोटीन का संश्लेषण करवाती है। इस प्रकार अगर ये जो लिपिड और RNA एक दूसरे से जुड़ जाए तो क्या एक लिपोप्रोटीन बन जाएगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड और प्रोटीन जो दोनों बनते हैं वो संयोजित होकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस भी SER के अंदर देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है। SER से लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड का संश्लेषण होता है। गोल्जी की झिल्लियों में RER से संश्लेषित प्रोटीन अणु में ग्लिसराइड संयोजित हो जाते हैं जो लिपोप्रोटीन संकुल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थों से सूचनाओं का परिवहन। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट कार्य है कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेज फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल। किस तरह से ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है उसके, और यहाँ पर बाहर क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हमें आनुवंशिक पदार्थ का ट्रांसफर करवाना है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवंशिक जो मटेरियल होगा उसका ट्रांसफर होगा। तो मान लिया कि ये A सेल है और ये B सेल है, इसके अंदर हमें ट्रांसफर करवाना है तो कैसे करवाएंगे। जैसे कि यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल ही है वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल कर किसके अंदर आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसका ट्रांसफर आगे किया जाएगा। फिर आगे और भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, आगे और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एज़ोफॉर्म है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाएंगे। तो उनसे होता हुआ ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा तो ये वेसिकल के फॉर्म में, एक वेसिकल के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। जैसे ही वेसिकल के फॉर्म में बाहर आएगा तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से होता हुआ दूसरे सेल से फ्यूज हो जाएगा और उसके एंडोसाइटिस हो जाएगी,
साइटोसिस हो जाएगी। जैसे ही इसकी एंडोसाइटोसिस होगी तो ये दूसरी कोशिकाओं में एंटर कर जाएगा और वापस से ईआर से होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एक आनुवंशिक जो सूचना होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसका या जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसफर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर देखने को मिलता है। नोट्स में पढ़ते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के परिवहन हेतु अंतःप्राथमिक जालिका पाथवे या पथ प्रदान करती है। एक पाथ भी प्रदान करती है, एक पथ ही प्रदान करती है। इस कारण जेनेटिक मटेरियल केंद्र से विभिन्न कोशिकीय अंगों सेल ऑर्गेनेल्स में स्थानांतरित हो जाते हैं एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फेट मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करते हैं। जैसे जेनेटिक मटेरियल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या सेल ऑर्गेनेल से होते हुए स्थानांतरण होते हैं, तो इन चीजों का मेनली मेटाबॉलिज्म करवा देते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और एक फेट का, लिपिड का, उनका मेटाबॉलिज्म करवा देते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये पार्ट और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसका एक नेक्स्ट और पार्ट ले आऊँगी, पार्ट 3, जिसके अंदर हम ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।